मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पंडित इलाचंद जोशी जी की बचपन की कथा चल रही है। जैसे हम लोग सभी की कथाओं का परिचय का अध्ययन करते हैं, वैसे ही मैंने पंडित इलाचंद जोशी के जीवन से संबंधित, उनके बाल अवस्था से संबंधित चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं। वो एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने बचपन से ही गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया था और वो अपने प्रकृति से बहुत जुड़े रहे। कहीं पर भी उनकी ऐसी अवस्था का वर्णन मुझे नहीं मिलता जहाँ मैं कह सकूँ कि वो एक अभारतीय मानस के चिंतक हैं। वो हमेशा प्रकृति से, ईश्वर से और अपने लोगों की आस्था से वो सदैव संचालित रहे और सभी लेखकों की, जो उस समय के महत्वपूर्ण लेखक थे, उनका गहन अध्ययन किया। देखिए, उनका हिमालय के प्रति कितना लगाव है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अंत तक जोशी जी हिमालय को विस्मृत नहीं कर सके। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिमालय का बेटा हूँ। हिमालय के हिमखंडित सदाबहार शिखरों पर रुद्र का जो अट्टहास अपने नीचे की प्रकृति को बराबर आशीष देता रहता है, उसका यही अट्टहास स्वर मेरी अंतः प्रकृति में निरंतर गूंजता रहता है, लेकिन यह स्वर मुझे एक क्षण के लिए भी कभी भयोत्पादक नहीं लगा, बल्कि उसके भीतर निरंतर हिमालय की बेटी पार्वती और सदाशिव दमाद का आशीर्वाद ही विभिन्न जाति के फूलों को मेरे ऊपर खील की तरह बिखेरता हुआ लगा और लगता रहा है। हिमालय के इस आशीर्वाद के प्रभाव ने मुझे प्राय रचनाओं में प्रेरणा दी। विशेषकर आज के जीवन का यथार्थ मुझे बराबर नर के यथार्थ प्रतिबिंब के रूप में ही सहज ही सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। जिस नर का उल्लेख अभी मैंने हिमालय और संदर्भ मैंने किया, वो इसी जीवन के यथार्थ का नर्क है। इस नर के वैषम्य में हिमालय की चिर शुभ्र, अकलुष, निष्कलंक और पावन झांकी घोर संघर्षमय यथार्थ जीवन की परिपूर्ण गंध गीत मेरी भीतरी आँखों में और अधिक उज्जवल होकर निरंतर व्यंजित होती रहती है। यही कारण है कि मैं प्रतिदिन प्रतिपल के यथार्थ की भयावता से कभी अवच्छन्न नहीं हो जाता, वरन क्षणिक चलचित्र की तरह एक स्थायी किंतु रंग बिरंगा दृश्य मानकर उसकी सहज उपेक्षा करता हुआ उसे सृष्टि चक्र की विराट लीला का एक उड़नशील साधारण दृश्य समझकर संतोष की सांस लेता हूँ और उससे तनिक भी संत्रास का अनुभव नहीं करता। मेरे घनिष्ठ मित्र कभी कभी विकट से विकट परिस्थितियों में मेरा परम प्रशांत भाव टूट धैर्य देखकर केवल चकित ही नहीं रह जाते, वरन बुरी तरह उत्कट भी होते हैं। कहते हैं कि दुनिया में इतनी विकट हलचल मची हुई है, इस पर तुम इस विश्वव्यापी अशांति को नितांत निरपेक्ष भाव से कैसे देख पाने का दंभ भरते हो? या तो तुम नितांत ढोंगी हो या किसी अति प्राकृतिक शक्ति को अपने भीतर पानी की तरह की आग की तरह छिपाए रहते हो। मित्रों की इस आक्रोश का कारण मैं भली भांति समझता हूँ, पर अपने धैर्य का कारण भी मैं जानता हूँ। हिमालय की आत्मा जो मेरे जन्मजात से लेकर आज तक निरंतर मेरे अंतर के भी अंतर में अचल और निष्कलंक रूप से प्रतिपल प्रतिबिंबित होती रहती है, यही मुझे दृष्टि चक्र से के अनादि और अनंत लीला के नए नए रूपों का बोध कराती है। एक ओर मुझे अपार सांत्वना और दूसरी ओर असीम धैर्य देती है। अपनी इस अति काल्पनिक अनुभूति का परिचय मैं अपने निकट से निकट संपर्कीय अथवा परम आत्मीय साहित्यिक बंधुओं को नहीं दे पाता और अपने इस अक्षमता बोध से स्वयं त्रस्त होकर निपट जड़ और मौन रहता हूँ। जीवन दर्शन और मनोविज्ञान के मौलिकता के संबंध में आधुनिक हिंदी साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में जो विचित्र विभ्रांतियाँ चारों ओर बिखरी दिखाई देती हैं, उनका निराकरण मैंने कभी नहीं किया और आज भी बहु प्रचारित भ्रांतियों के संबंध में जानबूझकर निपट मौन हूँ। देखिए, बड़ी बात थी
कि पंडित जोशी जी का जो अपना आधार स्वरूप था वो भारतीय संस्कृति और धर्म पर आधारित है और प्रकृति पर आधारित है। वो कहीं भी फ्रायडवादी दृष्टिकोण के नज़दीक तनिक भी नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने उनके ऊपर फ्रायडवादी का लेबल लगाने की कोशिश की। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा भारतीय क्रांति दूत भारत में पहली बार और अंतिम बार हुआ है। शायद ही ऐसा कोई विचार व्यक्ति मनोविज्ञान के रूप में प्रकट हुआ हो। आगे देखिए, कुछ अपने व्यक्तिगत संदर्भ भी है कि जब उन्होंने कवि की प्रेसी की पांडुलिपि उनके पास तैयार आई तो उन्होंने मुझसे कहा, ये बात उस समय की है जब जोशी जी ने अपने नवीनतम उपन्यास कवि की प्रेसी की पांडुलिपि की टाइप काम स्क्रिप्ट तैयार करवा ली थी। मेरे पहुँचते ही उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बेहद तकलीफ़ है, आंखें काम नहीं करती, हाथ भी कांपता है। प्रकाशक के कई पत्र आ चुके हैं कि पुस्तक शीघ्र भेजें। मैं परेशान हूँ कि कैसे करूँ। राकेश जी, आप सही करवा दें तो जल्द ही स्क्रिप्ट भेज दूँ। मुझसे जोशी जी की इस हालत पर ना करते बना ही नहीं। हाँ, मौन रहा। उन्होंने समझा कि मैंने स्वीकार कर लिया है और उसका परिणाम यह हुआ कि उसका टाइप संस्करण मुझे प्रतिदिन उनके पास बैठकर शुद्ध करना पड़ा। जोशी जी को मुझ पर बहुत विश्वास है। इसी को सोचकर मेरा कवि मन काफ़ी प्रफुल्लित रहता है। उनका शरीर काफ़ी जर्जर, म्लान तथा लुंज हो चुका है। उन्हें चलना बहुत कठिन जान पड़ता है। छड़ी, दीवार, कुर्सी, मेज सब में तो उन्हें अपने घर भर में चलने का सहारा मिल जाया करता है। मैंने भी इस सहारे का कभी कभी सौभाग्य प्राप्त किया है। इस बार उनसे कुछ अजीब तरह का साक्षात्कार हुआ। मैं विस्मय रह गया कि आज का वयोवृद्ध यह जीवन बचपन के संदर्भ में कितना सजग और चिर रहा होगा। बरसात शुरू हो रही थी। इलाहाबाद का मौसम विचित्र सा होता है, बरबस अतीत की यादों की ओर ले जाता है।